हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 6 जैव विकास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चैप्टर 6 है जैव विकास इवोल्यूशन। तो देखिएगा, दिया हुआ है सबसे पहले कि किसी आबादी में जनन अनियमित हो और उत्परिवर्तन अनुपस्थित हो तो जीन आवृत्ति स्थिर बनी रहती है। यह सिद्धांत किसने दिया? तो जीन आवृत्ति का स्थिरता का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए वैज्ञानिक लेडरबर्ग ने, ऑप्शन बी वैज्ञानिक ह्यूगो डी व्रिज ने, ऑप्शन सी वैज्ञानिक डार्विन ने, ऑप्शन डी हार्डी विनबर्ग ने। तो यह सिद्धांत जो दिया था, यह थ्योरी जो दी गई हार्डी विनबर्ग के द्वारा। वैज्ञानिक हार्डी विनबर्ग ने समझाया कि यदि किसी आबादी में यानी कि जीवों की संख्या जीव संख्या कह दो या इसको बोलेंगे अपन आबादी। मनुष्य की बात करेंगे तो उसे बोलेंगे जनसंख्या। तो किसी जीवों की जीव संख्या या आबादी में जनन तो क्या है, अनियमित हो रहा है। जनन कंटिन्यू हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं हो रहा, उत्परिवर्तन नहीं हो रहा, उत्परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जीन आवृत्ति क्या है, स्थिर बनी हुई है। जीन आवृत्ति या एलील आवृत्ति क्या बनी हुई है, स्थिर। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो जीन आवृत्ति है वो नियत रहेगी, कंटिन्यू स्थिर बनी रहेगी। तो यह सिद्धांत समझाया था वैज्ञानिक हार्डी विनबर्ग ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि जब एक समष्टि की एलील आवृत्ति में केवल संयोगवश यादृच्छिक परिवर्तन होता है तो यह क्या कहलाता है? क्या कहेंगे इसको? तो देखो, ऑप्शन ए दे रखा है आनुवंशिक विकार, नहीं। ऑप्शन बी आनुवंशिक परिवर्तन, आनुवंशिक परिवर्तन भी नहीं कहेंगे। आनुवंशिक अपवाह, इसे बोलते हैं आनुवंशिक अपवाह। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, आनुवंशिक अपवाह। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है पृथ्वी का विकास कितने वर्ष पूर्व हुआ, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई? ऑप्शन ए 1.5 बिलियन वर्ष पूर्व। 1 बिलियन में होता है 100 करोड़। 1 बिलियन बराबर 100 करोड़ और 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो ऑप्शन ए दे रखा है 1.5 बिलियन वर्ष पूर्व, नहीं। 2.5 बिलियन वर्ष पूर्व, नहीं। 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व, नहीं। 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व, या इसको आप बोलोगे 450 करोड़ वर्ष पूर्व। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व। किसका विकास? पृथ्वी का विकास। और पृथ्वी बनने के 50 करोड़ वर्ष बाद, अर्थात आज से लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जीवन का पहला स्वरूप यानी पहला जीव। ठीक है, पूर्व में विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणु से हुआ। यह किन वैज्ञानिकों ने प्रस्तावित किया? इस थ्योरी को या इस प्रकार की बात को किसने बताया? ऑप्शन ए ऑपेरिन तथा हार्डेन, ऑप्शन बी हार्डी विनबर्ग, ऑप्शन सी ह्यूगो डी व्रिज, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस बात को जो समझाया वो है ए.आई. ओपेरिन और जे.बी.एस. हार्डेन की जीवन का स्वरूप पूर्व में विद्यमान
कार्बनिक अणु अर्थात अजैविक अणु से हुआ। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रामापिथिकस निम्न में से किससे अधिक समानता रखते थे? मानव के क्या है, अलग अलग जो जीवाश्म प्राप्त हुए हैं उनमें से एक जीवाश्म ये भी है रामापिथिकस। ठीक है, तो ये किससे समानता रखता था, ज्यादा समानता किससे रखता था? ऑप्शन ए दे रखा है बंदर, नहीं। गोरिल्ला, गोरिल्ला से भी नहीं। मनुष्य, मनुष्य से ये बहुत अधिक समानता रखता था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? किस वैज्ञानिक ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया, नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी जो दिया? ऑप्शन ए दे रखा है लेमार्क, नहीं। ऑप्शन बी मेंडल, नहीं। ऑप्शन सी डार्विन। तो वैज्ञानिक डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि जीवात जीव उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? जीवों की उत्पत्ति पहले से विद्यमान जीव से ही होती है, इस थ्योरी को किसने समझाया? ऑप्शन ए लुईस पास्चर, ऑप्शन बी लेमार्क, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वैज्ञानिक लुई पास्चर के द्वारा यह बात बताई गई कि जीवों की उत्पत्ति पहले से विद्यमान जीव से ही होती है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है जीवाश्म की आयु गणना। जीवाश्म की आयु ज्ञात करनी हो तो जीवाश्म की आयु गणना के लिए प्रयुक्त विधि कौन सी है? कौन सी है प्रयुक्त विधि? ऑप्शन ए अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन बी एमनियोसेंटेसिस, ऑप्शन सी रेडियो एक्टिव तिथि निर्धारण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो रेडियो एक्टिव तिथि निर्धारण ऑप्शन सी, इसके द्वारा जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है। किसी भी जीवाश्म में कार्बन होगा और कार्बन के जो समस्थानिक होंगे उन्हीं के आधार पर कि यह जीव कितना प्राचीन है, कितना पुराना है, फिर उससे उसकी आयु ज्ञात की जाती है। बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की कि स्वतः जननवाद का खंडन किसने किया? पहले ये माना जाता था कि जीव की उत्पत्ति, जो जीवन की उत्पत्ति है वो स्वतः होती है, तो इस बात को खंडित किया। तो किसने किया? ऑप्शन ए मेंडल, नहीं। डार्विन, डार्विन ने भी नहीं। लुई पास्चर, लुई पास्चर ने यह सिद्ध किया था कि जीव की उत्पत्ति पहले से विद्यमान जीव के द्वारा होती है, अर्थात जीवात जीव उत्पत्ति का सिद्धांत देकर स्वतः जननवाद का खंडन किया। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए लेमार्क, ऑप्शन बी ह्यूगो डी व्रीज, ऑप्शन सी हार्डी विनबर्ग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया वो दिया वैज्ञानिक लेमार्क, कि जो उपार्जित लक्षण है वो अगली पीढ़ी में वंशागत होते हैं। इसमें लेमार्क ने समझाया कि सांप के पैरों का लुप्त होना और साथ ही साथ जिराफ की गर्दन का लंबा होना, ऐसे उदाहरण देकर उन्होंने अपनी बात को, अपने थ्योरी को समझाने का प्रयास किया और ये थ्योरी दी। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। डार्विन की संकल्पना है, निम्न में से कौन डार्विन की संकल्पना है? प्राकृतिक वर्ण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन, साखनी अवरोहण, ब्रांचिंग, डिसेंट, ये दोनों ही डार्विन की थ्योरी है, डार्विन की संकल्पना है। तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कार्बनिक विकास का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? इनमें से कार्बनिक विकास का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? दे रखा है, ऑप्शन ए उत्परिवर्तनवाद, ऑप्शन बी प्राकृतिक वर्णवाद, ऑप्शन सी संश्लेषणवाद, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो कार्बनिक विकास का सर्वमान्य सिद्धांत होता है संश्लेषणवाद या रासायनिक संश्लेषणवाद, कि अकार्बनिक पदार्थों से या फिर कह दीजिए अजैविक पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति हुई। तो यही है कार्बनिक विकास का सर्वमान्य सिद्धांत।
कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ जो भी है उनसे कौन बना, जीव आगे बना। ठीक है, ये थ्योरी किसने समझाई, ये समझाई है एआई ओपेरिन और जेबीएस हाल्डेन। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किस महाकल्प में स्तनियों तथा पक्षियों का विकास हुआ। ऑप्शन ए दे रखा है मीसोजोइक, ऑप्शन बी सीनोजोइक, ऑप्शन सी पैलियोजोइक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सीनोजोइक महाकल्प में स्तनधारी और पक्षियों का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग मानव सभ्यता का युग है। ऑप्शन ए प्लियोसिन, ऑप्शन बी होलोसिन, ऑप्शन सी पैलियोसिन, ऑप्शन डी प्लिस्टोसिन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी होलोसिन। आगे हम देखते हैं, बोगेनविलिया के कांटे तथा कुकुरबिटा के प्रतान क्या दर्शाते हैं। तो बोगेनविलिया के जो कांटे हैं, ये कांटे, और कुकुरबिटा के जो प्रतान है ये क्या दर्शाते हैं। तो ये दोनों ही तने के रूपांतरण है सबसे पहले तो, अर्थात इनकी मूलभूत संरचना समान है, तने का रूपांतरण। तने पर जो कक्षस्थ कलिका पाई जाती है, कक्षस्थ कलिका, उससे इनका विकास होता है इन दोनों का। तो कहने का मतलब इन दोनों की मूलभूत संरचना कक्षस्थ कलिका, यानी कि इनकी उत्पत्ति समान है। क्या है यहाँ पे, उत्पत्ति समान। और कार्य, कार्य यहाँ पे देखते हैं, अब देखो कार्य यहाँ पे हो जाएंगे इनके अलग अलग, अलग अलग होंगे कार्य। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि जब उत्पत्ति समान हो कार्य अलग अलग हो तो ऐसे अंग कहलाते हैं समजात अंग। क्या कहलाते हैं, समजात अंग। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, गोरिल्ला, चिंपैंजी तथा ओरंगुटान में 2n गुणसूत्र कितने होते हैं। मनुष्य में 2n बराबर कितने होते हैं, 46। लेकिन गोरिल्ला, चिंपैंजी तथा ओरंगुटान में गुणसूत्र 2n बराबर होते हैं 48। हमसे 2 ज्यादा गुणसूत्र इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी 48। आगे देखो, शकरकंद तथा आलू क्या दर्शाते हैं। शकरकंद जो होती है ये एक प्रकार की जड़ है। क्या है, जड़। और आलू जो होता है, आलू एक प्रकार का तना होता है। ठीक है, एक जड़ है एक तना है, यानी कि ये मूलभूत संरचना की दृष्टि से तो अलग अलग है, मूलभूत संरचना इनकी अलग अलग है, तो उत्पत्ति अलग अलग है। यहाँ पे उत्पत्ति क्या है, उत्पत्ति अलग अलग, अलग अलग है। बात करते हैं अब इसके कार्यों की, तो शकरकंद और आलू दोनों में ही कार्य जो है वो समान है, और ये है भोजन का संग्रहण, भोजन का संग्रहण। तो जब कार्य समान हो तो इसे बोलते हैं समवर्ती अंग। तो आंसर क्या चला जाएगा, समवर्ती अंग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आगे देखो, वे मानव जो गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन ए जावा मानव, नहीं। पेकिंग मानव, नहीं। क्रोमैग्नन मानव। तो गुफा चित्रों के लिए, यानी कि इनके जीवाश्म से पता चलता है, इन क्रोमैग्नन मानव के जीवाश्म से, ये गुफाओं में रहते थे और चित्रकारी करते थे, तो इनको बोलते हैं गुफा चित्रों के वाले मानव, क्रोमैग्नन मानव। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, मानव के सर्वाधिक जीवाश्म कहां से प्राप्त हुए। ऑप्शन ए दे रखा है अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी है एशिया, ऑप्शन डी अमेरिका। तो सर्वाधिक जीवाश्म जो प्राप्त हुए मनुष्य के, वो अफ्रीका से प्राप्त हुए, और मनुष्य का विकास भी अफ्रीका महाद्वीप को ही माना जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप से ही मानव का विकास हुआ है। ठीक है, तो मुख्य जो महाद्वीप है वो है अफ्रीका।
अगला है ऑस्ट्रेलोपिथिकस की कपालीय क्षमता कितनी थी, क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी, सीसी। तो देखो ऑप्शन ए दे रखा है 400 से 600 सीसी, ऑप्शन बी 650 से 800 सीसी, ऑप्शन सी 800 से 1300 सीसी, ऑप्शन डी है 1300 से 1400 सीसी। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस की कपाली क्षमता जो होती है वो होती है 400 से 600 सीसी। आगे देखो, निम्न में से सर्वाधिक कपाली क्षमता किसकी है, ऑप्शन ए जावा मानव, ऑप्शन बी पैकिंग मानव, ऑप्शन सी निएंडरथल मानव, ऑप्शन डी आधुनिक मानव। तो बाद का जो मानव होगा उसकी कपाली क्षमता हमसे ज्यादा होगी, तो आधुनिक मानव इन सबके बाद का मानव, तो इसकी कपाली क्षमता क्या होगी, सबसे ज्यादा। होमोसेपियंस में आधुनिक मानव की सबसे ज्यादा होती है कपालीय क्षमता, क्रेनियल कैपेसिटी। निएंडरथल मानव की कपालीय क्षमता है ऑप्शन ए 600 से 800 सीसी, नहीं, 800 से 1300 सीसी, नहीं, 400 से 600 सीसी, नहीं, 1300 से 1400 सीसी। तो 1300 से 1400 सीसी के बीच निएंडरथल मानव की कपाली क्षमता होती है। ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर। आगे देखो, समजात अंग होते हैं, ऑप्शन ए कार्य में समान, ऑप्शन बी उत्पत्ति में समान, ऑप्शन सी व्यवहार में समान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो समजात अंग जिनकी उत्पत्ति समान हो तो ये होते हैं उत्पत्ति समान, यानी उत्पत्ति में ये समान होते हैं। समवृत्ति अंग होते हैं, कैसे होते हैं, ऑप्शन ए परिवर्धन में समान, नहीं, उत्पत्ति में समान, नहीं, कार्य में समान, तो कार्य में समान ये होते हैं समवृत्ति अंग। आगे देखिएगा, पक्षी तथा सरीसृप के बीच की योजक कड़ी है, ऑप्शन ए दे रखा है ऑर्नियोरिक्स, ऑप्शन बी आर्कियोप्टेरिक्स, ऑप्शन सी पेरिपेटस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आर्कियोप्टेरिक्स क्या होता है, पक्षी तथा सरीसृप के बीच की योजक कड़ी। ऐसा एक जीवाश्म प्राप्त हुआ है, ये जीवाश्म जो कि ये बताता है कि इसकी चोंच में ऐसे नुकीले नुकीले दांत, और यह पक्षी होने के साथ साथ इसकी जो पंख है, पंख पर सल्क होते थे, इसमें पूंछ भी होती थी, क्या होती थी, पूंछ। तो यहां पर सरीसृप से और पक्षी से दोनों से समानता दर्शाता था ये कौन, आर्कियोप्टेरिक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आर्कियोप्टेरिक्स। फिंच पक्षी का विकास निम्न में से क्या दर्शाता है, एक फिंच चिड़िया थी, फिंच चिड़िया दक्षिण अमेरिका से ये चली गई पास के तटीय प्रदेश गैलापागोस द्वीप पर। तो वहां पर क्या था, अलग अलग अनुकूलनता थी, कुछ ने तो क्या है बीज खाना शुरू कर दिया, कुछ ने कीटों को खाना शुरू कर दिया, कुछ ने फल को खाना शुरू कर दिया। तो अलग अलग अनुकूलन विकसित हुए। तो एक ही चिड़िया से आगे चलकर 14 नई प्रकार की चिड़ियाओं का विकास हो गया। तो यहाँ पर नए जो अनुकूलन विकसित हुए इस जीव में, तो ये कहलाता है अनुकूली विकिरण, या एक ही जनक से उत्पन्न संततियां जब आगे चलकर अलग अलग जीव जाति बनाती हो तो ये कहलाता है अपसारी विकास। अपसारी विकास कह दो या इसे कहेंगे अपन अनुकूली विकिरण, अनुकूली विकिरण, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए अनुकूली विकिरण। डॉग फिश तथा स्तनधारी व्हेल, एक तो है मछली और दूसरा है स्तनधारी, दो अलग अलग वर्गों के जीव है, ठीक है। तो निम्न में से क्या दर्शाते हैं, ऑप्शन ए अनुकूली विकिरण, ऑप्शन ए अनुकूली विकिरण के बाद ऑप्शन बी योजक कड़ी, ऑप्शन सी अभिसारी विकास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
अब देखो ये दोनों ही कहाँ चले गए हैं, जल में रहते हैं, यानी इनका एक समान आवास है। जल में रहने के बाद इनमें क्या हुआ, फिन्स का विकास हुआ। तैरने के लिए फिन्स, फ्लिपर, इसका विकास हुआ। ठीक है, तो एक समान संरचना विकसित हुई, अर्थात इसको बोलते हैं अभिसारी विकास। अभिसारी विकास, ठीक है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा अभिसारी विकास। आगे देखो, निम्न में से घोड़े का प्रारंभिक जीवाश्म है। ऑप्शन ए इयोहिप्पस, ऑप्शन बी मीजोहिप्पस, ऑप्शन सी मेरिचिप्पस, ऑप्शन डी इक्वस। तो ये होता है ऑप्शन ए इयोहिप्पस। ये क्या है, घोड़े का प्रारंभिक जीवाश्म। आगे देखिएगा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के प्रणेता कौन है। ये पुस्तक किसकी है, कौन से वैज्ञानिक की। ऑप्शन ए मेंडल की, नहीं। ऑप्शन बी डार्विन की, नहीं। ऑप्शन सी लेमार्क, सॉरी ऑप्शन बी डार्विन। डार्विन की पुस्तक का ही नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या हुआ था, डार्विन ने अपनी पुस्तक जब जारी की थी, इस पुस्तक को, तो सभी का ध्यान इस पुस्तक पे था, अर्थात जैव विकास पे था। जब जैव विकास पे सभी का ध्यान था, तो उसी समय मेंडल ने अपने प्रयोगों को भी प्रकाशित किया था। लेकिन लोगों का ध्यान इस पुस्तक पर होने की वजह से मेंडल के नियमों को उस समय इतना विशेष महत्व नहीं मिला। तो ये पुस्तक उसका सबसे बड़ा कारण थी। आगे हम बात करेंगे इस चैप्टर के लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की। जीव का विकासीय इतिहास क्या कहलाता है। ऑप्शन ए ऑन्टोजेनी, नहीं। फाइलोजेनी, यस। पैलेंटोलॉजी, नहीं। इनमें से कोई नहीं, नहीं। आंसर क्या जाएगा, फाइलोजेनी। तो ये थे आज के क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।